ग्रामायण ग्रामायण घेऊ श्वास हा नवा. ग्रामायण ग्रामायण घेऊ ध्यास हा नवा. ग्रामायण ग्रामायण. टीमला धन्यवाद देते की त्यांनी मला अशी संधी दिली की एका व्रतस्थ व्यक्तीचा परिचय करून देण्याची ही संधी मला त्यांनी दिलेली आहे. 15 वर्षापूर्वी मालवी सर, श्री राजेश मालवी सर यांचा परिचय झाला आणि त्यांच्या कार्याशी मी जोडल्या गेली आणि हळूहळू मला त्यांच्या कार्याची व्याप्ती, त्यांचा कार्याचा आवाका असा मला कळत गेला आणि तो आवाका इतका मोठा आहे की ते संक्षिप्त रूपात आता इथे सांगणं म्हणजे थोडं कठीणच आहे, पण तरी मी प्रयत्न करते. 35 वर्षापूर्वी उच्च शिक्षण विभूषित श्री राजेश मालवीय सर, त्यांचं शिक्षण BSc, MCom, LLB व गांधीयन थॉट्स वर त्यांचा असा गाढा अभ्यास आहे त्यांचा. आणि त्यावेळेला सरकारी नोकरीला झुगारून त्यांनी समाजकार्य हेच आपलं ध्येय त्यांनी निवडलेलं असं हे व्यक्तिमत्व. त्यांनी अनेक सामाजिक कार्य त्यांनी केलेले आहे, गावांमध्ये केले आहे. मुख्य म्हणजे आदिवासी लोकांसाठी, जे अति पिछडी जनजाती ज्यांना म्हणतात त्यांच्यासाठी त्यांनी एक मोलाचं त्यांनी कार्य केलेलं आहे. न्यूसीड ही जी संस्था आहे, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वुमेन, चाइल्ड अँड यूथ डेव्हलपमेंट, या संस्थेचे ते संस्थापक आहेत. त्या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी ह्युमन राईट्स, चाइल्ड राईट्स, वुमेन एम्पॉवरमेंट, मग लाईव्हलीहूड, ग्रामीण क्षेत्रातले जे युवा वर्ग आहे, जे वंचित युवा वर्ग आहे ग्रामीण क्षेत्रातले, आणि जे शहरी क्षेत्रातले जे आहे वंचित असा युवा वर्ग आहे, त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार आणि स्वयंरोजगार अशा हजारोच्या संख्येने त्यांनी दिलेलं असं एक मोठं कार्य त्यांच्या हातून झालेलं आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळेसही त्यांच्या संस्थेचे जे व्हॉलेंटियर्स आहेत, तर सरांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी तिथेही त्यांचं मोलाचं कार्य होतं. जसं 2013 मध्ये उत्तराखंडात जो महापूर आला होता, त्यावेळेस जे पीडित व्यक्ती होते, ज्यांचे घरं वाहून गेले होते, तर त्यांना आश्रय देऊन त्यांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था त्यांनी केलेली. त्याच्यानंतर मागच्याच वर्षी 2019ला जेव्हा कोल्हापूर, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, गुजरात इथे जे फ्लड आलेला होता, तिथेही त्यांनी फूड किट्स आहे, लगेच म्हणजे इमिडिएट त्यांनी तिथे आपल्या सेवा तिथे प्रदान केल्या. त्यांचे व्हॉलेंटियर्स, त्यांच्या हजारोच्या संख्येने व्हॉलेंटियर्स आहे, फूड किट दिली, एज्युकेशन किट दिली. तिथे घरं वाहून गेले, त्यांना जी काही मदत हवी होती ती दिली. शाळाच्या इमारती वाहून गेल्या, त्याचं रिपेअरिंग, त्याचं परत लायब्ररीची पुस्तकं वाहून गेले होते, पुस्तकं प्रदान केले. असे अनेक कार्य त्यांनी या न्यूसीड या संस्थेच्या मार्फत त्यांनी केलेले आहे. आणि अजून महत्वाचं म्हणजे जे वुमन एम्पॉवरमेंटच्या अंतर्गत त्यांनी 5,000 असे महिला गट, त्यांनी 5,000च्या वर महिला गटांची संख्या आहे आज त्यांनी तयार केलेली आहे. त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण दिलेलं आहे, त्यांना सरकारी योजनेला जोडून त्यांना आत्मनिर्भर त्यांनी त्या महिलांना बनवलेलं आहे. जसं जसं त्यांचं कार्य आहे, त्यांचं मला संक्षिप्त रूपात आता थोड्या वेळात सांगायचं आहे, हे फार कठीणच वाटतंय, पण त्यांचं सांगताना मला त्यांच्या ज्या सहधर्मचारिणी आहेत, सौ उषा मालवीय मॅडम, त्या खऱ्या अर्थाने सहधर्मचारिणी आहे. जसे सर एक सोशल इश्यूजवर काम करणारे आहेत, समाजासाठी त्यांनी आपलं आयुष्य त्यांनी दिलेलं आहे, तसंच त्यांच्या ज्या सौभाग्यवती आहे त्या पण समाजकार्य अतिशय म्हणजे जोरदारच करतात. आदिम जाती सेवक संघ याच्या त्या संचालिका आहेत आणि तिथे ज्या पीडित महिला आहेत, शोषित मुली किंवा महिला आहेत, त्यांचं पुनर्वसन त्या करतात, त्यांचं काउन्सिलिंग करतात, त्यांना कौशल्य प्रदान करतात आणि त्यांना त्यांच्या पायावर उभं राहण्यासाठी मदत करतात. असं त्यांचंही मोठं कार्य. मला त्यांच्याशी एकदा मी त्यांच्याशी बोलत असताना मी त्यांना म्हटलं की मॅडम, आप इतना महान कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है की आपके ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखूं. तर त्यांनी इतकं सहज म्हटलं की त्यांनी एक सहज वाक्य दिलं. त्यांनी म्हटलं की मैं तो अपना कर्तव्य कर रही हूँ, मैं अपना तो व्रत निभा रही हूँ, मुझे प्रसिद्धी नहीं चाहिए. तर मला त्यांचं इतकं कौतुक वाटलं त्यावेळेला.
तर असं हे एक सुंदर जोडपं आहे आणि ते एक समाजासाठी ते आपलं कार्य करीत आहेत. त्यांना अनेक सरांना आणि मॅडमला अनेक मोठ्या मोठ्या पुरस्कारांनी सन्मानित केल्या गेलेलं आहे. असं हे ते माझे तर आदर्श व्यक्तिमत्व दोघेही आहेत आणि अनेकांचे पण ते आदर्श व्यक्तिमत्व आहे. आज ते ग्रामीणच्या माध्यमातून त्यांच्या आमंत्रणावरून ते आज इथे आलेले आपल्याशी बोलायला, संवाद साधून घ्यायला. तर आपण त्यांच्याचकडनं त्यांच्या कार्याचं आपण कार्याबद्दल जाणून घेऊया. अजून एक मला सांगायचं असं वाटतंय की हे जे सगळं त्यांचं जी व्याप्ती पूर्ण भारतभर आहे, जे समाजकार्य भारतभर चालू आहे आणि त्यांच्या हजारोनी व्हॉलेंटियर्स काम करतात आहे, तर त्यांच्यामध्ये असणारा जो महत्वाचा गुण आहे, जो फार कमी लोकांमध्ये असतो, इट्स अ रेअर क्वालिटी, ते म्हणजे नेतृत्व गुण, सर्वसमावेशक नेतृत्व गुण आणि स्थितप्रज्ञता. हा मला त्यांच्यामधला हा मोठा असा गुण वाटतो आणि त्यांच्याकडनं शिकण्यासारखं भरपूर आहे. तर आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया. तर मी आता सेशन दीपिकाला हँड ओव्हर करते. धन्यवाद. धन्यवाद मैम। आपने जिस तरह से मालवीय सर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दी, तो नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। ग्रामायण प्रतिष्ठान नागपुर के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और मैं दीपिका धनेश्वर, इस जो ये सेवा गाथा का ये 5वां एपिसोड है, इस फेसबुक लाइव के जरिए हम आपको सामाजिक संस्था के ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो सामाजिक स्तर पर जरूरतमंद को मदद करते हैं और उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। आज हमारे साथ जो सम्मानीय व्यक्ति है, वह राष्ट्रीय महिला बाल एवं युवा विकास संस्थान के नागपुर के उपाध्यक्ष है और उस संस्थान के संस्थापक भी है। राजेश कुमार मालविया जी हमारे साथ है, जिन्होंने पिछले 35 वर्षों से सामाजिक और जनजातीय विकास क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दिया है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ सर। धन्यवाद सर, जिस तरह से मैम ने बताया है आपके बारे में, स्वाति मैम ने, वाकई ये सारी चीजें हमें जिस तरह से प्रेरणा देती है, सराहनीय है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपको इन कार्यों को सामाजिक स्तर पर कार्य करने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली और किस तरह से आपने इसकी शुरुआत? मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ। जी सर, बिल्कुल आ रही है, आप कहिए ना। तो मैं तो सर्वप्रथम ग्रामायण संस्थान और ग्रामायण संस्थान के परिवार के सदस्य जो है उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने हमको इस कार्यक्रम में अवसर प्रदान किया। आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है। वैसे मुझे भी लगता है अभी तक के अनुभव के आधार पर कि हर एक के पीछे कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। तो मेरे लिए भी एक प्रेरणा अलग अलग स्तरों पर मिलती रही है, इसलिए मैं इस फील्ड में आगे बढ़ते गया। मेरा जो मतलब प्राइमरी एजुकेशन था वो आदिवासी क्षेत्र में ही हुआ और उसमें हमारे जो बड़े पिताजी थे वो आदिवासी क्षेत्र में ही हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे। वो रविवार के दिन हर एक आदिवासी गांव में जाते थे शराबबंदी के कार्यक्रम के लिए, जन जागरण के लिए, आदिवासियों की आजीविका और कृषि विकास के लिए। तो संडे का दिन सभी शिक्षकों का वो गांव में रखते थे कि वो संडे का दिन आदिवासी गांवों के लिए दे। और उस समय तो आदिवासी गांवों की परिस्थिति बहुत ही भयावह थी, अगर आप सोचेंगे तो कल्पना नहीं कर सकते कि कैसी रही होगी, जहां पर बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन था, उनके अंदर जो भय था। तो ये परिस्थिति में हमको वहीं से थोड़ा एक्सपोजर मिलने लगा था और फिर जैसे जैसे मेरा एजुकेशन और आगे चलते गया तो मैं एनसीसी में भाग लेते रहा, वर्क कैंप में भाग लेते रहा, राष्ट्रीय एकात्मता शिविरों में, वर्क कैंप में। डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जो गांधीयन सामाजिक कार्यकर्ता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, उन्होंने जो देश में उस समय यूथ मूवमेंट जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए चलाया, उनके शिविरों में मैं भाग लेता रहा। फिर भारतीय आदिम जाति सेवक संघ जो आदिवासी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, उस संस्थान के साथ भी मैं जुड़ा। तो यहाँ से हमको प्रेरणा मिलती रही। बाबा आमटे जी का काम था, फिर मैं डॉक्टर अभय बंग जी के साथ भी बीच में जो बाल मृत्यु का
का समस्या था, उसके ऊपर उनके साथ मैंने काम किया। तो ये इन लोगों के साथ जो हमारा संपर्क रहा, उनके साथ जो हमको सीखने के लिए मिला, ये मुझको एक दिशा और प्रेरणा देती गई। इसलिए मैं इन क्षेत्रों में आगे काम करने का मानस बनाया और आगे काम करता रहा। तो उस दिशा में पहले मैंने सोचा था कि कहाँ से काम शुरू करनी चाहिए। तो मैंने जो आदिवासी क्षेत्रों का भ्रमण किया था, वहां से हमको लगा कि सबसे जो निग्लेक्टेड क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र है, जहां पर कि उस समय न तो कम्युनिकेशन का कोई साधन था, न रोड था, जहां पर लोग 25-25, 30-30 किलोमीटर उस समय पैदल जाते थे, बस नहीं जाती थी। तो लगा कि इन गांवों में जहां पर कि उनकी आवाज बाहर तक नहीं आ रही, ऐसे गांवों जी में जाकर के काम करना चाहिए। तो इसलिए जी मैंने आदिवासी क्षेत्र को पहले चुना, संस्था के द्वारा काम करने की शुरुआत। तो अभी जी 3-4 गांव में हमने काम शुरू किया था, और अभी करीब करीब हम 6,000 गांव में काम कर रहे हैं। और जैसा बिल्कुल। श्रुति मैडम ने अभी बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं हम। आदिवासियों की आजीविका का प्रश्न है, चाइल्ड लेबर का प्रश्न है, महिलाओं के प्रश्न है, इसके साथ साथ डिजास्टर रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम है। तो हमने अलग जी अलग जी 1994 में जो महापूर था महाराष्ट्र में, 1994 बहुत 1994 में महापूर आया था विदर्भ में। जी उसमें बिल्कुल। हमने करीब करीब 11 जिलों में काम किया। और इसके बाद जो मध्य प्रदेश में अर्थक्वेक हुआ, उसमें हमने काम किया। फिर आपका जो किल्लारी में हुआ, वहां भी काम किया। ये जो आपका उत्तराखंड में 2013-14 में महाप्रलय हुआ, उसमें भी हमने नेपाल बॉर्डर के ऊपर जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में काम किया, जो धारचूला ब्लॉक है वहां काम किया। और अभी जो कोविड का प्रश्न अभी चल रहा है, इस महामारी का, इसमें भी अभी हमने 25 असिस्टेंट नर्सिंग जो ट्रेन नर्सेस है, वो जी हमने तैयार संस्था की तरफ किए थे एचसीएल फाउंडेशन के साथ के सहयोग से। वो अभी क्वारंटाइन सेंटर में वो लड़कियां काम कर रही हैं। तो अच्छा। और बाकी गांव में जो माइग्रेंट लेबर है, माइग्रेंट आदिवासी है, उनके लिए भी जो लॉकडाउन के समय परिस्थिति निर्माण हुई, उसमें भी हमारे वॉलंटियर्स ने काम किया। जी तो जी इसमें जो काम करने का एक थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि हमारा जो काम करने का एक तरीका है। मेरा विश्वास है कि हमको स्थानिक स्तर पर लोग तैयार करने चाहिए। इसलिए जिन गांवों में हम काम करते हैं, वहीं के स्थानिक जो यूथ है, तो हमने वहां के युवकों को ही समाज कार्य के लिए उनमें नेतृत्व विकसित किया, उनको प्रशिक्षण दिया। तो वही आज लोकल वर्कर के रूप में काम करते हैं। और दूसरा जो नॉन पेड वॉलंटियर्स है, तो हमने वॉलंटियर्स डेवलप किए उन आदिवासी गांवों में। करीब करीब अभी 1500 वॉलंटियर्स है जो नॉन पेड वॉलंटियर है। वो अपना खेती का काम करते हैं, वो अपना व्यवसाय का काम करते हैं, या कोई शिक्षक है वहीं पर, लेकिन वो अपना कुछ समय जो है उन आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के जो प्रश्न है उसके लिए निस्वार्थ भावना से, बिना सर कुछ उन्हें आर्थिक इस चीज सहयोग के लिए के वो काम ट्रेनिंग दी करते जाती है, हैं। माफ करना तो आपको बीच में रोक रही हूँ मैं। इसके लिए ठीक उन्हें है, ठीक ट्रेनिंग है। दी जाती है या फिर वो खुद से इसके लिए इच्छुक होते हैं नहीं काम नहीं करने के लिए? नहीं, उनकी तो पहले हम देखते हैं कि उनकी तैयारी अपने गांव की समस्या को लेकर के जी बिल्कुल। वो कितने संवेदनशील है, उनमें संवेदनशीलता भी निर्माण की जाती है कि ये जी अगर जी हम गांव का अपने विकास का खुद काम अगर हम गांव के लोग नहीं करेंगे, गांव के यूथ अगर नहीं सोचेंगे, तो बाहर जी का आदमी तो कोई भी इसके लिए काम करेगा नहीं। जी तो बिल्कुल। एक सेंस, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन अगर वो योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंचती है या संचालित नहीं हो पा रही है, तो वहां कोई तो भी ब्रिज के रूप में काम करे। जो सरकार और समुदाय, जो जो माने ग्रामीण समुदाय है और सरकार है, उसके बीच में कोई ब्रिज का काम करे, वो अच्छा काम जो है गांव का एक अच्छा वॉलंटियर ही काम कर सकता है। जी जी लेकिन जी उसको बिल्कुल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो उसको हम बिल्कुल प्रशिक्षण देते हैं, और बीच बीच में जो भी सरकार की योजना है, पॉलिसी है, उनको संवाद किस तरीके से करना है, लोगों की सहभागिता कैसे लेने हैं, गांव के जो प्रश्न है उसको हल करने में किस प्रकार से उनको काम करना है, तो इन सब के ऊपर हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। और बीच बीच में हम उनके शिविर भी लेते रहते हैं, और जी उनका जी मोटिवेशन बढ़े,
इसलिए जी ऐसे वॉलंटियर्स का हम वार्षिक सम्मेलन भी करते हैं, तो उनका जी। सम्मानित भी करते हैं। तो वो अपने गांव में अभी वॉलंटियर्स के रूप में आदिवासियों के प्रश्न को लेकर के काम कर रहे हैं, जब जंगल की सुरक्षा अच्छा कर सर, रहे तो हैं, हाँ इकोलॉजिकल जी प्रैक्टिसेस बिल्कुल। कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे जो दर्शक है उनको मैं बता दूं कि आज जो सेवा गाथा का ये 5वां एपिसोड है, इसमें हमने आदिवासी और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे जो विकास कार्य किए गए हैं, यह विषय लेकर आज का हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। अगर दर्शक इससे अवगत नहीं है तो मैं बता दूं, आज जो हमारे साथ सर है मालविया जी, इनसे मैं जानना चाहूंगी कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पे जिस तरह के कार्य होते हैं, सरकार कई योजनाएं बनाती है, लेकिन उन योजनाओं को उन तक पहुंचने में काफी दिक्कतें होती है। तो यहाँ तक कि कभी कभी तो वो योजना उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो आप अगर उन तक ये सारी योजना उन्हें जागरूक करना हो, किस तरह से उनके साथ ये करते हैं, हमारे साथ आप अपना उसका अनुभव साझा कीजिए। नहीं, हमारा, मैं तो आपको अपना अनुभव ही बताऊंगा, क्योंकि सरकार की योजना वहां तक कैसे नहीं जी पहुंच बिल्कुल। पाती उसके अलग अलग जी प्रश्न हो सकते हैं। जी लेकिन जी हमने जो जब हमने काम की शुरुआत की थी, तो हमने देखा कि हमने लोगों के साथ जब बातचीत किया, तो ये समझने की कोशिश की कि लोगों की पहली प्राथमिक आवश्यकता क्या है। इस दौरान तो काफी जब हमने चुनौतियां भी वो, आई होगी सर आपके सामने। हाँ, हाँ, उसमें वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो मैं आदिवासी गांव में, जो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट जो पहले मंडला डिस्ट्रिक्ट में आता था, वो जी जी बैगा बिल्कुल। जनजाति जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आता है गवर्नमेंट ऑफ जी इंडिया की, जी और वो काफी फॉरेस्ट के अंदर लोग हैं अभी। तो उनके बीच में जब हमने काम की शुरुआत 2 दशक पहले शुरू की थी, तो उसमें ये प्रश्न आया था लोगों का कि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं होता है। मैंने साल भर जी खाने के लिए अनाज उनके पास नहीं रहता, केवल 3 से 4 महीने कैसा तो भी अनाज का गुजारा वो कर पाते हैं। जी सर। जी उनकी जरूरत थी कि हमारे काम, अगर हमारे साथ काम करना है तो हमारे संसाधनों को अगर विकसित किया जाए और जी हमको बिल्कुल। 12 महीने का खाद्यान्न सुरक्षा मिल जाए, तो शायद वो दूसरे विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे। और इसका परिणाम जो है, जी हमको अभी 15 साल 20 साल के बाद दिख रहा है कि उसका परिणाम दूसरे क्षेत्रों में कैसे पड़ा है। जी तो बिल्कुल। देखिए, उस समय जब हम काम कर रहे थे तो चुनौतियां भी थी, क्योंकि वहां पर साहूकारों का एक्सप्लॉयटेशन का एक बहुत बड़ा, वहां पर एक जिसको हम बोलेंगे कड़ी थी, कि जी आदिवासियों को कनकी देना, नमक देना, और उसके बदले में वो जो भी ऑयल सीड उगाते थे उसी क्वांटिटी में उनके पास से वापस लेना। अगर जी वो वापस नहीं दे पाए तो उनके पास से जो भी सामान उनके पास घर में है वो वापस उनके पास से ले लेना। जी और उस समय ये आदिवासी लोग जंगल से कुछ पत्ते इकट्ठा करते थे, गर्मी में सुखाते थे, और बरसात में वो उसी को पका करके, उसका पेज बना करके, उन पत्तों का पेज बना करके पीते थे। और वो उनका क्रुशियल सिचुएशन होता था जब खेती बाड़ी का भी समय होता था, क्योंकि वहां पर सब रेनफेड एरिया था, तो उसी के ऊपर खेती थी और उसी समय भुखमरी थी। तो साहूकारों के पास जाना उनका एक एक वही उपाय उस इलाके में था, दूसरा कुछ उपाय था नहीं। तो कर्ज में जी इतना डूबते थे वो कि उनको बाहर निकल पाना मुश्किल था। ऐसी परिस्थिति में जब हमने उनके साथ काम की शुरुआत की और उनको कहा कि ठीक है, आप कुछ, हम अनाज के रूप में आपको मदद करेंगे, आप अपनी जमीनों को सुधारे सुधारे, आप अपने जो पानी के स्रोत हैं उनको मजबूत करिए और खेती को आगे ले जाने का काम करें, तो लोग तो तैयार हो गए उस समय। लेकिन उस समय ये जो एक्सप्लॉइटेशन करने वाले लोग थे वहां के, उन्होंने आदिवासियों के बीच में जो भ्रम पैदा किया कि ये लोग जो है आपकी जमीन ले लेंगे, और आदिवासी को अपनी जमीन काफी प्रिय होती है। उस बहकाने समय की कोशिश दूसरे की भी, गई, इस तरह से बोला जा सकता है। हाँ, उन्हें बहकाने की कोशिश की गई। तो मैं आपको बताता हूँ कि 6 महीने तक कोई तैयार हुआ नहीं काम करने के लिए। जी और दूसरा चैलेंज वहां पर आया कि उस समय तो काफी परेशानी थी, अभी तो हम जंगल के अंदर जा सकते हैं, लेकिन उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना स्ट्रिक्ट था
कि उनके पास अधिकार भी था उस समय, तो उन्होंने हमारे वर्कर्स को ये पाबंदी लाई थी कि आप इन गांवों में, ये रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज है, यहाँ आप रुक नहीं सकते हैं जी और आपको वापस शाम को जाना पड़ेगा। तो हमारे लोकल वर्कर्स थे, वो जो आजू बाजू के एरिया में रहते थे, वो जी 40 किलोमीटर रोज सवेरे 5:30 बजे उठ के वो गांव के लिए रवाना होते थे और रात को 10 बजे वापस 40 किलोमीटर साइकिल से वापस आते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वहां पर इतना ये था कि आप इन जमीनों पर काम नहीं कर सकते बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंजूरी के। तो उस समय हमने फिर अपनी रणनीति अपनाई कि वहां लोग खुद काम करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, और जी लोग जिस जमीन पर अपनी खेती पहले से कर रहे हैं उसी का सुधार काम करेंगे। तो वहां पर फिर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का काम शुरू हुआ। उस समय सेराझर गांव का एक आदिवासी व्यक्ति 6 महीने के बाद, काफी मशक्कत के बाद वो तैयार हुआ, और जब उसने काम शुरू किया तो लोगों में धीरे धीरे विश्वास पैदा हुआ और फिर गांव में लोगों ने इसकी शुरुआत किया। तो ये काम फिर 30-40 गांव में एक साथ धीरे धीरे हर साल बढ़ते बढ़ते पहुंचा। तो जी वहां से नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम मैंने लोगों ने शुरू किया। और उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ कि उनका जो जमीन के प्रति एक अधिकार की भावना थी, मैंने अनाज की सुरक्षा की तो बात थी, लेकिन जमीन के का पट्टा उनके पास नहीं था। जी कानून बिल्कुल 2000 कानून 2006 में आया, लेकिन 2006 तक उनके पास जमीन के लिए उनके पास कोई कागज नहीं था आदिवासियों के पास। तो एक भय भी था उनके अंदर कि ये जमीन से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमको कभी भी बेदखल कर सकता था। तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सरकार के लोगों ने भी देखा कि ये जिन जमीनों का सुधार करने के बाद उनकी आजीविका सुरक्षित हो रही है, उनको 12 महीने का अनाज मिलना शुरू हो रहा है, तो सरकार को भी लगने लगा कि हमको इस तरीके के काम को ही, आजीविका के काम को ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो उसकी प्राथमिक आवश्यकता है। क्योंकि जब तक उसका 12 महीने का रोजी रोटी का सवाल हल नहीं होगा, तब तक न तो वो शिक्षा के बारे में सोच सकेगा, न तो अपने गांव के विकास के बारे में सोच सकेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब गांव में काम करते, आपने जो प्रश्न पूछा कि जी समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन हमको समस्या लोगों के साथ बैठ करके तय करनी चाहिए कि प्रायोरिटी के आधार पर उसकी पहली प्राथमिक समस्या कौन सी है, जिसके ऊपर पहले काम करने की आवश्यकता है। अगर उसके साथ हम जुड़ते हैं तो फिर बाकी समस्याओं के साथ लोगों का सहभाग अपने आप बढ़ते चला जाता है, और बाकी की समस्याओं को भी हल करने में हमका हमारा मार्ग जो है सुगम हो जी जाता है। सर बिल्कुल, तो आप जो हमने बोल आज रहे हैं वो तो बिल्कुल सही हमने है सर। तो हाँ हमने सर, अब मुझे आजीविका एक के सवाल प्रश्न था। को, हाँ, जी, हमने मुझे एक अब सवाल था इसलिए मैं कि बताता हूँ कि जैसे हमने आप आज ग्राउंड लेवल पे आज उनके साथ काम कर रहे हैं, जैसे माफ हाँ। कीजिएगा, आप उनके साथ हम्म। ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली को समझ रहे हैं, उनकी संस्कृति को समझ रहे हैं, तो उनकी एक मानसिक स्थिति होती है कि बाहर से कोई आया है और हमें समझा रहा है, जैसे आपने बोला कि उनको जमीन सबसे ज्यादा प्यारी होती है, तो उनकी मानसिक स्थिति को कैसे आपने संभाला और किस तरह से आपने उनको मार्गदर्शन किया इस चीज को लेकर? हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए मैंने पहले ही उस इलाकों से, उस क्षेत्र से कुछ हमने युवकों को सेलेक्ट किया था ये काम शुरू होने के जी जी पहले, जी बिल्कुल। और उनको हमने पहले ट्रेनिंग दिया था और उनको एक्सपोजर भी दिया था हमने कि, हम्म। और उनको उस तरीके का हमने इनपुट भी दिया था कि आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो कैसे हल होगी। जी पर्टिकुलर उस गांव के वर्कर नहीं थे, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट के वर्कर थे वो। तो हमने लोकल वर्कर्स को जो है तैयार किया, जो उनकी भाषा जानते थे। तो जी बिल्कुल। उनको जब हमने इस काम के साथ जोड़ा तो लोगों को मोबिलाइज करने में हमको मदद मिली। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमने लोकल वर्कर और लोकल वॉलंटियर्स को ज्यादा तैयार करने की कोशिश की कि जिससे जी जी उनकी समस्याओं को नजदीक से हल करने में मदद मिलेगी। तो ये सर, स्ट्रेटजी इसमें के जो ये साथ हमने वर्कर काम थे किया। जो आपके साथ सहयोग किया है, वहीं के लोकल वर्कर्स, ये शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही थे? दोनों को ही आपने क्या बोलते हैं मार्गदर्शन किया, जागरूक किया, नहीं, ताकि हाँ, वहां के ही लोगों मतलब को वो उसमें, मिल के हाँ, समझा मतलब सके? आप उसमें, हाँ, उसमें तो शिक्षित कुछ मतलब
माने शिक्षित ही वर्कर है उसमें, लेकिन ऐसा जी कोई पाबंदी नहीं था कि आप 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं होना जी चाहिए। बिल्कुल। उसमें हमारे साथ प्राइमरी क्लास पढ़ा हुआ यूथ भी जुड़ा, 8वीं क्लास जो फेल था वो भी यूथ जुड़ा जी जी उसके साथ। तो जी ऐसे लोगों को भी हमने प्राथमिकता दे करके तैयार किया उनको, और वो अच्छे वर्कर जी बने और अभी भी काम कर रहे हो। जी। जो हमारे दर्शक हैं, हम उनको बता दें कि हम आज जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो पिछड़ी जनजाति के बारे में है, उनके विकास कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ मालवीय जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक महिला व बाल विकास युवा विकास संस्थान के उपाध्यक्ष और संस्थापक भी है। उन्होंने अभी तक हमसे अपने अनुभव साझा किए हैं, और उन्होंने किस तरह से उस वर्ग में पिछड़ी जनजाति के जो समुदाय है वहां जाकर ग्राउंड लेवल पे काम किया है, उसके बारे में हम उन्होंने अपना अनुभव हमसे साझा किया है, जो कि काफी सराहनीय कार्य है सर। आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल था कि जिस तरह का आपने योगदान दिया है उसका आपको उसके परिणाम स्वरूप फल भी मिला होगा। तो आपका जो योगदान है, आपने किस तरह से मतलब बदलाव आए हैं कार्य करते करते, या अभी भी आप उस कार्य को आगे लेके जा रहे हैं, तो किस तरह आप उसके आगे अग्रसर हो रहे हैं, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। ये मैं थोड़ा आदिवासी क्षेत्र को जो इकोसिस्टम है उसके साथ जोड़ता हूँ बिल्कुल सर बिल्कुल। कि आदिवासी क्षेत्र में हमने जो काम शुरू किया उनके आजीविका के प्रश्न को लेकर के शुरू किया। तो आजीविका के प्रश्न में वहां पर जमीन का सुधार है, पानी के स्रोतों का है, जल स्रोत को बढ़ाना है, आपका ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का काम है। उससे क्या हुआ कि 12 जहां पर 2 से 3 महीने खाने का अनाज होता था, जी वहां 12 महीने का अभी अनाज मतलब लोग उत्पादित कर रहे हैं। और जी जो हमने 5-6 गांवों से काम की शुरुआत की थी, ऐसे हमने 200 गांवों में, फिर अलग अलग जिलों में भी हम गए, जिसमें आपका बालाघाट है, मंडला है, फिर उधर बैतूल है, जी हमारे जी और साथी थे। तो जो जी काम किया तो 200 गांव में करीब करीब 10,000 आदिवासी परिवारों को उस समय इस प्रक्रिया से ले जा करके हमने 12 महीने का खाद्यान्न सुरक्षा कैसे मिले वो स्टेज पर लोग पहुंचे। उसके जी बाद दूसरा चैलेंज हमारे सामने आया, तब लोग सोचने लगे जंगल के बारे में। देखिए, उस समय तक लोग जंगल के बारे में बहुत सोचते नहीं थे, वो सोचते थे ये जंगल जो है सरकार का है, जी क्योंकि सरकार जंगल को काटती है, उसका लकड़ी बेचती है। हमारा जंगल के ऊपर अब कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जंगल पर वास्तव में जंगल की सुरक्षा जो है वो आदिवासी लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और वहां पर जो पेड़ की कटाई या बाकी कारणों से वहां का जो इकोसिस्टम था, कि बाकी जो वहां की, मैं आपको बताता हूं कि जो जिस क्षेत्र में हमने काम की, जो बैगाओं के बीच की बात मैं कर रहा हूं, कि जी वहां पर जो परंपरागत जो स्पीसीज है, वनस्पति है, उसमें से वहां के जो कंद होते हैं, रूट्स जंगल के जी जी अंदर मिलते हैं, जी वो जी करीब करीब 12 मतलब 18 प्रकार के होते हैं, हमारा अध्ययन है। जी और उसमें 18 प्रकार के कंदों में से जब ऐसा दिखा कि इसमें 12 प्रकार की प्रजातियां तो लुप्त हो रही हैं या जी लुप्त होने के मार्ग पर हैं, जी फिर तो फिर उस पर हमने संशोधन शुरू किया कि ये सब जिएंगी कैसे, फिर से पुनर्जीवित कैसी होंगी। तो उसके ऊपर काम शुरू हुआ। तो आज वहां पर 18 तो नहीं लेकिन 12 प्रकार की जो कंद रूट्स वाली जो वनस्पति है वो रीजनरेट हो गई है, ये खुशी की बात है। फिर दूसरा है कि वहां पर लीफ वेजिटेबल्स जो है, वो भाजियां जो जंगल में होती है, जो जिसमें न्यूट्रिशन होता है, वो 43 प्रकार की है, जो लोगों के साथ मिलकर लिस्ट बनी। और उस समय लोगों ने बताया कि ये 23 प्रकार की जो भाजियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर है। उसकी ओके। शोध लगाना शुरू किया, उसको कैसा रीजनरेट करेंगे उसके ऊपर काम हुआ। तो वो अभी 34 प्रकार की जो लीफ वेजिटेबल्स जंगल में है वो रीजनरेट हुई और वो अभी सुरक्षित है। ऐसे ही अलग अलग भी है, जो आपका क्रीपर्स है, फिर आपका मेडिसिनल है, प्लांट है, एनटीएफपी है। इन सब की सुरक्षा जो है जंगलों में कैसे की जाए, जिससे कि आदिवासियों की सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा, न्यूट्रिशन कैसे मिले। और तीसरी बात यह है कि उनका जो परंपरागत ज्ञान है,
इन सब जी चीजों का जो ज्ञान वहां के आदिवासियों को है, वो वनस्पति शास्त्र विभाग के व्यक्ति को भी शायद इन सब चीजों का ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा। जी इन बिल्कुल सब बिल्कुल। वनस्पतियों का उपयोग कहाँ पर कैसे होता है, इसका भी अध्ययन हमने किया। और ये अध्ययन वहां के जो बुजुर्ग पहले के जानकार लोग हैं उनके साथ किया। और जी फिर हमने सोचा कि अब ये बुजुर्ग, ये दुनिया तो रहने वाली है, मनुष्य शायद जाने वाला है, एक एक करके जाता ही है, उसका लाइफ सीमित है। तो हमने सोचा कि ये जो ज्ञान है लोगों का, ये ज्ञान तो खत्म हो जाएगा अगर वो ट्रांसफर नहीं होगा कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने फिर वहीं के आदिवासी युवकों को तैयार किया और उसका नाम हमने दिया फॉरेस्ट स्टडी ग्रुप, अच्छा। जंगल अध्ययन मंडल। ऐसा युवकों जी का गांव गांव में जंगल अध्ययन मंडल तैयार किया। जी 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 और ये जंगल अध्ययन मंडल को हमने ये कहा कि भाई ये सब चीजों का महत्व क्या है, और कल जी अगर ये खत्म हो गई तो हमारे गांव में या हमारे परिवेश में किस प्रकार के जो अभी जो जो पूरे दुनिया का संकट है, वो संकट हमारे यहाँ कैसे पैदा होगा। जी तो उस संकट से अगर बचना है तो हमको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जी तो बिल्कुल। वो आदिवासी युवकों ने, उनको काफी ट्रेनिंग भी हम लोगों ने दिया, एक्सपर्ट ले जा करके। और वो अभी इन वनस्पतियों का रख रखाव का काम, उसकी सुरक्षा का काम, और आपको ताजुब होगा कि अभी 45,000 एकड़ जंगल ये लोग बचा रहे हैं। अच्छा। और वो लोग, वो जो आदिवासी लोग जो जंगल विभाग को डरते थे, जी मतलब वो शेर को नहीं डरते थे, लेकिन उस समय की मैं बात, आज 30 साल पहले की बात जी कर बिल्कुल। रहा हूँ कि वहां आदिवासी लोग जंगल के अधिकारियों से डरते थे। जंगल विभाग उनसे बेगारी भी कराता था, 8 दिन काम कराता था, 3 दिन या 2 दिन की मजदूरी देता था, जी क्योंकि वो जी जी डरता था कि ये किसी भी समय हमको हमारी जमीन से बेदखल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो लेकिन लेकिन अब आज वो आदिवासी लोग जंगल विभाग को पूछते हैं कि ये पेड़ काटने लायक है कि नहीं है, अच्छा। क्योंकि हमने उनको ट्रेनिंग दिया है कि जी मार्किंग, कटाई के लिए मार्किंग कौन से पेड़ पर हो सकती है, कौन से पेड़ कच्चे हैं, कौन से पेड़ पक्के हैं। जी तो जी जब वहां पर कटाई होती है तो वो लोग देखते हैं कि आप कौन से पेड़ को काट काट रहे हैं। जी जी और मैं जी आपको एक और अच्छी खुशखबरी दूंगा कि एक बिना पढ़ी लिखी महिला जिसकी जी आप बात कर रहे थे, उसका लीडरशिप हमने इतना डेवलप किया। उसका नाम है उजियारो बाई। जी और वो साउथ अफ्रीका और डरबन 2 बार जाके आई। यानी अच्छा। वहां के संगठन ने उसको इनवाइट किया, जो उसने जंगल सुरक्षा का काम किया। उसके समूह महिलाओं ने जो ये वनस्पतियों के संरक्षण का काम किया, और वो संगठन गांव के अंदर पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो काम किया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जो जिनको बने, जो घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, जो महिलाएं बैठक में नहीं आती थी, या आदमी गांव के गए या बाहर के आए, तो एक तरफ आदमियों का मुंह है, दूसरी तरफ महिलाओं का मुंह है, ऐसा स्थिति रहता था। तो मतलब ये बोल सब सकते चीजें हैं कि जो है वो घूंघट चल से रहा था। निकलकर हमारी महिलाएं देश विदेश तक पहुंच चुकी है। अब वो पर्यावरण के सुरक्षा की बात कर रही है। दूसरा, जी जी दूसरी बात यह है कि अभी वो महिलाओं का फिर फेडरेशन भी तैयार हुआ। जी और वो महिलाएं अभी ये कोदो कुटकी जो जो हिल मिलेट है उस एरिया का, जी तो जो कि कम पानी में पैदा होता है लेकिन उसमें एनर्जी काफी है, न्यूट्रिशन काफी है, उसका उनका हमने महिलाओं का फेडरेशन तैयार किया। और अभी वो महिलाएं वहां पर कोदो कुटकी का प्रोसेसिंग करती है, उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, वो जी न्यूट्रिशियस आइटम है। और वो जी अभी आंगनवाड़ी सेंटर में कलेक्टर ने, वहां के डिंडोरी के कलेक्टर ने उनके प्रोडक्ट को आंगनवाड़ी में देने का परमिशन दे दिया है। तो वो उसका मार्केटिंग का भी काम कर रही है। तो वो सप्लाई अभी न्यूट्रिशन करके वहां के गवर्नमेंट की आंगनवाड़ी में हो रहा है। तो इस तरीके से मतलब लोगों का जो परंपरागत ज्ञान है, लोगों की कौशल्यता है, इसके ऊपर उसको पकड़ते हुए जो काम किया गया, तो जी उससे वहां पर
मतलब उनमें परिवर्तन आया। और दूसरा, खेती में फिर हमने थोड़ा परिवर्तन किया कि आपको देखिए यहाँ पर केवल कोदो कुटकी लगा के काम नहीं चलेगा। हमको अपनी बाड़ी जो है, घर के पीछे जो बाड़ी है, उसको एक न्यूट्रिशियस किचन गार्डन बनाना पड़ेगा। जी और बिल्कुल। वहां पर हमको ये कंदमूल जो है, अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं, मेडिसिन है, ये सब चीजों को भी हमको जिंदा करना है। तो उसकी जी प्रैक्टिस भी गांव के लोगों ने शुरू किया। तो जी आज मैंने वहां पर जो इंडिजिनस सीड है, परंपरागत जो बीज है, उसकी सुरक्षा शुरू हुई है। वहां जंगलों से कुछ चीज बनाना, जैसा अभी लेंटाना करके है, अभी ग्रामायण में हम लाते हैं, कोदो कुटकी भी लाते हैं जब ग्रामायण का ये हर साल जो यहाँ पर मेला लगता है, जी उसमें हमारे उस एरिया से कोदो कुटकी भी आती है। और दूसरा, लेंटना का जो लेंटना बांस के सरीखे होता है, लेकिन लेंटना वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलता है कि ये माने जंगल को नुकसान पहुंचाता है। तो जी जी वो जी लेंटना जो फेंक दिया जाता है, उसका भी अभी लोग अलग अलग प्रकार के फर्नीचर्स बनाते हैं, क्राफ्ट आइटम बनाते हैं। उनको ट्रेनिंग हमने दिया। तो वो चौगान करके गांव है, तो वहां से लोग अभी वो भी सब चीजें बना करके ग्रामीण के जो वार्षिक जो कार्यक्रम होता है उसमें लेके आते हैं। और उसका एक भी सामान नहीं बचता आखिरी दिन में। तो सर, तो ये ये जो आपकी ग्रामीण जो पारंपरिक चीजों का इस्तेमाल करके, परंपराओं का इस्तेमाल करके चीजें बनाई जाती है, इसमें नई तकनीक भी शामिल है या बस पुरानी ही तकनीक जी, है? नहीं नहीं, इसमें थोड़ा, इसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमने लाया है। वो लोग जो काम करते थे, जैसा जी अभी जी वहां पर झाड़ू बनाने का काम है, तो जी अभी बिल्कुल। उनको ट्रेनिंग दिया हमने कि कलात्मक झाड़ू कैसे बनाएंगे वो। जी बिल्कुल। तो उसमें उनके स्किल को अपग्रेड किया गया है कि आज के परिस्थिति में जो उनके पास स्किल है, पहले परंपरागत स्किल है, वहां जी पर जी कच्चा माल है, लेकिन आज के मार्केट में जिस प्रकार की जरूरतें है या जिस तरीके का अट्रैक्शन है, तो जी उसको थोड़ा रिफाइन करने का काम किया हमने। और अभी समनापुर जो ब्लॉक है डिंडोरी जिले का, वहां जी पर अभी एक हम बड़ा बड़ा सेंटर हम बना रहे हैं, जिसमें कि अभी सभी प्रकार के क्राफ्ट आइटम जो है वो, एक बीरन माला बनाते हैं बहुत सुंदर घास की, हाथ से जी बनाते हैं, वैसा मशीन से भी नहीं बनती है। तो लेंटेना का है, फिर बाम्बू का है, तो इसके क्राफ्ट आइटम। और वहां पर जो राई रमतिला है, जो ऑर्गेनिक ऑयल सीड है, जिसको हम मोहरी बोलते हैं मराठी में, तो जी उसका भी अभी छोटे पैमाने पर हमने प्रोसेसिंग शुरू किया है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार करके उसको मार्केट में किस तरीके से लिंक किया जाए, तो इन सब जी चीजों का प्रयास भी वहां पर हो रहा है। तो अभी लोगों के खाद्य सुरक्षा का प्रश्न हमने हल किया वहां पर। दूसरा, जी बिल्कुल। पर्यावरण और पारंपरिक जो उनकी जैव विविधता की चीजें हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए हमने लोगों को तैयार किया है। और जी अब जो है उनसे आधारित जो व्यवसायिक तरीके से उनको का जो अर्थार्जन हो सकता है, अलग अलग क्राफ्ट से, अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट से, अलग अलग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से, तो उन चीजों के ऊपर अभी हमने काम की शुरुआत की है कि जिसका कि उनको मेन स्ट्रीमिंग में इन सब चीजों को भी लाके उनका इनकम कैसे बढ़ाया जा सकेगा, जी इस बिल्कुल। ओर भी काम कर रहे हैं। अ, हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे साथ मालवीय जी जुड़े हुए हैं, और हम जो पिछड़ी जाति के, जनजाति के जो लोग हैं, उनके विकास कार्य है, उनके बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा कर रहे हैं। सर ने अभी तक जो भी बताया है, उनके काम सराहनीय है। और जिस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, स्वरोजगार की एक जरूरती चीज है, जो आज की एक मूलभूत अधिकार है या मूलभूत जरूरत है, उसको लोगों तक पहुंचाया है। तो सर, मुझे सिर्फ इतना जानना था, या हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जो साल भर से कोरोना का जो ड्यूरेशन चल रहा है, इस दौरान आपकी संस्था ने किस तरह से कार्य किया है? नहीं, अभी इस समय तो ऐसा है कि पहला तो हमारा, जैसे पहले मैंने बताया कि हमारे जो ज्यादा वर्कर्स है वो लोकल लेवल पर ही, जो है लोकल वर्कर ही है जो काम करते हैं उस क्षेत्र में। जी जी तो जी हमारा जो मतलब संवाद है, उनका कम्युनिकेशन जो है वो जूम मीटिंग है, फोन पर बातचीत है, उसके माध्यम से चलते रहा है। और जी वो लोग वहां पर जो माइग्रेंट लेबर पहुंच रहे हैं, वो माइग्रेंट जी लेबर्स को अवेयरनेस
देना, उनको मनरेगा के अंतर्गत रोजगार कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए गवर्नमेंट के साथ फैसिलिटेट करना, इस जी तरीके जी का काम जो है लोकल लेवल पर लोगों ने काम शुरू रखा। जी और जी दूसरा, शहर में भी हमने कोरोना के इस परिस्थिति में हमने अलग अलग जो है स्लम क्षेत्र है उसमें हमने एचसीएल फाउंडेशन के सहयोग से जो है वहां पर भी काम किया है। और हमने जो है यशवंतराव चौहान विद्यापीठ के अंतर्गत नर्सिंग असिस्टेंट के कोर्सेस भी यहाँ पर गरीब लड़कियों के लिए चलाए, जी और उसमें से 25 लड़कियां क्वारंटाइन सेंटर पर अभी भी काम कर रही हैं। जी तो जी बिल्कुल आपने बताया। हमको शुरू में लगा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा, कि लोग तो भग रहे छोड़ के काम, ये लड़कियां कैसे काम करेंगी। जी जी लेकिन हमने हमने उनको जो सॉफ्ट स्किल दिया था और सामाजिक, मतलब देखिए प्रोफेशनल, इसमें भी सोशल चीजें जाना आवश्यक है, तो हम उनको स्किल का ट्रेनिंग, नर्सिंग का ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन हम उसमें सेशन जो है सोशल भी रखते थे कि आपको आपको जो ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके लिए सामाजिक दायित्व आपका क्या है। तो जी वो चीजें जो उनके दिमाग में हमने दिया, तो आज वो 25 की 25 लड़कियां, मतलब डे वन से जो काम कर रही हैं अभी तक वो काम कर रही है। उसमें से कुछ लोगों को ऑलरेडी कोविड भी हो गया, एक दो तीन लड़कियों को, लेकिन फिर जी ठीक जी होने जी के बाद वो फिर से काम पर गई। तो ये जो जी इस तरीके का, एक जो आपने शुरुआत में बात करी थी कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो जी प्रेरणा बिल्कुल। अगर लोगों को जब मिलती है तो उनका स्वप्न भी बीच में चेंज होता है, या जी उनका बिल्कुल स्वप्न हाँ। भी बदलता है, आगे बढ़ता है। तो इस जी तरीके का सोशल एस्पेक्ट भी हम स्किल के साथ जोड़ते हैं लोगों के। जी जी सर, आपके साथ बहुत से युवा जुड़े हुए हैं। तो आप जो आज की जो युवा पीढ़ी है जो आपके साथ अभी नहीं कार्यरत है, जो आपको सुन रहे हैं, उनको आप किस तरह का सामाजिक संदेश देना चाहेंगे इस कार्य में अग्रसर होने के लिए, ताकि वो भी एक छोटी सी पहल ही सही सेवा करने की शुरुआत कर सके। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ 3 मिनट 4 मिनट में, जी कि बिल्कुल सर। मतलब अभी जिन आदिवासी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, जी उन क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए जो हमने उनके जमीन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का काम उस समय शुरू किया जब उनके पास पट्टे नहीं थे, जमीन का जी अधिकार ही नहीं था। लेकिन वो काम से ये हुआ कि जमीन के अधिकार की मांग बढ़ी, और क्षेत्र से लोगों ने मांग राज्य स्तर तक उसको बढ़ाई, फिर वो राष्ट्रीय मुद्दा भी बना, और जी उसमें कई लोगों ने काम किया, और 2006 में कानून पारित हुआ, और उसमें इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट ये दोनों आदिवासियों को मिले। जी बिल्कुल। लेकिन इस समय चुनौती ये है आदिवासी क्षेत्र के लिए कि जो उनको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट मिला है, जी वो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो मिला है उस जमीन के मैनेजमेंट का प्लान कैसा बने, और हम्म वो उस पर उस फॉरेस्ट के संवर्धन और उसके मैनेजमेंट के लिए लोगों को कैसे तैयार किया जाए, ये एक चुनौती बहुत बड़ी है, जिसमें कि समाज, सरकार और सामाजिक संस्थाओं, ये तीनों को मिलके काम करने की जरूरत है आदिवासी क्षेत्र के लिए। जी दूसरा ये है कि जो लोगों का परंपरागत ज्ञान है, वो परंपरागत ज्ञान को हम आगे किस तरीके से ले जाए आने वाली पीढ़ी के लिए। ये जो जी पर्यावरण का संकट है आदिवासी क्षेत्र के लिए भी है, अगर वो परंपरागत ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक ट्रांसफर नहीं किया गया, और उसके ऊपर ये केवल एक क्षेत्र का नहीं है, पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है कि उन ज्ञान को आने वाली पीढ़ी को, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी अगर उसको शिक्षा में समावेशित नहीं किया जाएगा, तो वो तो जैसे हम आज पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं और अभी बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक हमको फूड मिलना चाहिए। तो अभी आदिवासी क्षेत्रों में जो अछूते हैं, जहां पर अभी परंपरागत बीज है, उनका परंपरागत खाद है, उनकी परंपरागत सब चीजें हैं, उन सब चीजों को संरक्षित कैसे किया जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनके ज्ञान को कैसे बढ़ाया जाए, आने वाले यूथ में इस नॉलेज को कैसे ट्रांसफर किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। वैसे मैं वहां पर अभी एक यूनिवर्सिटी भी बनी है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसके पास इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी हुई है अमरकंटक में, और जी उसमें मैं 5 साल तक जो है उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ।
जी तो बिल्कुल। उनको भी हमने सजेस्ट किया है। तो अभी उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक इनोवेशन सेंटर जो है शुरू किया है उन्होंने, जी कि जी जिसमें जी हमारे एक व्यक्ति है मिस्टर भास्कर रमन करके है, जो उसी जिले से है, मंडला से। तो वहां जी पर प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर जो आदिवासी क्षेत्र की अलग अलग संस्कृति है, कला है, वो सब चीजें वहां जी यूनिवर्सिटी में जाएं और वहां जो विद्यार्थी आ रहे हैं उसको देखे हो। जी आपने जी आखिरी प्रश्न का उत्तर मैं अभी दे रहा हूं क्योंकि समय शायद जी कम होगा। तो जी बिल्कुल सर। आपने बोला कि नए नए युवकों के यूथ के लिए क्या संदेश है। जी तो देखिए, मैंने आपको आपके सामने एक पहले शुरुआत में कहा था कि हमने नॉन पेड विलेज वॉलंटियर्स तैयार किया, उसका नाम हमने दिया ग्राम दूत। जी उसका नाम हमने दिया ग्राम दूत। और वो उसका मकसद ये था कि वो सरकार और अपने समाज के बीच में काम करे, एक ब्रिज का काम करे, कि जी बिल्कुल। सरकार की योजनाएं वो लोगों तक पहुंचे और लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचे। ये हमारा ग्रामदूत जो है, विलेज वॉलंटियर जो है, वो अपनी आजीविका पर काम करते हुए लोगों के लिए समाज सेवा का काम करे, गांव के अंदर ही, उसको बाहर नहीं जाना। जी वैसे जी जी ही आने वाले यूथ जो साथ शायद वॉलंटियर्स के रूप में जो जुड़ते हैं, तो अभी देखिए, रोजगार का तो अलग प्रश्न है, सामाजिक क्षेत्र में बहुत रोजगार के अवसर कम होते हैं। जी जी लेकिन जी जी इसमें यह है कि हम स्वयं रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं सामाजिक क्षेत्र में। लेकिन बिल्कुल। वॉलंटियर समाज की सेवा दे सकते हैं यूथ, कि हम अगर अपने व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, अलग जी अलग कार्य क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास जो हुनर है, यूथ के पास जो ये हुनर है और उनके पास जो थोड़ा समय बचता है, जी वो जी जी समय हम समाज सेवा के लिए कैसे दे सकते हैं। समाज में बहुत सारा काम करने की जरूरत है। जी तो जी ऐसे जी कुछ वॉलंटियर्स है भी पढ़े लिखे, जो इंजीनियर है, जो अलग अलग सेक्टर में है, डॉक्टर्स है, वो समाज सेवा का काम करते रहे हैं। और मैं आपको उदाहरण भी दूंगा कि जो अभी उनका नाम मेरा भूल रहा है अभी, जो आई आई स्पेशलिस्ट है, अभी नागपुर में प्रसिद्ध है वो। और आपका वो जो ब्लड बैंक है उसमें भी है वो, डॉक्टर महात्मे जी। जी जी डॉक्टर महात्मे जी का याद मैं दिलाता हूँ। आज तो वो बहुत माने अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त व्यक्ति है। वो जी उनके साथ वो मेरे साथ गांव में उस समय, आज से 30 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। गांव जी में वो अपना अपना काम करते हुए, डॉक्टर का पेशा करते हुए, वो वॉलंटरली हमारे साथ हमारे गांव में वो आई कैंप लगाते थे बिना कुछ लिए। तो जी इस तरीके से काम की आज भी जरूरत है, कि जो यूथ अपने अपने काम में लगे हैं, अपने अपने रोजी रोटी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ समय हमारा बचता है, तो हम ये कंस्ट्रक्टिव कार्य के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कितना दे सकते हैं, वो देने की जरूरत है। ये इस तरीके से मेरा जो, अगर आप बोले कि मेरा सुझाव बोलिए या मेरा जी निवेदन बोलिए, से जी यूथ के लिए मैं सोचता हूँ। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे इस ग्रामायण प्रतिष्ठान के सेवा गाथा के एपिसोड को दिया। अब हम समय हमारे पास कम है, तो हम जल्दी एक से हम प्रश्न था समापन मैडम, के लिए। थोड़ा चले जी गए। बिल्कुल सर। जी और हाँ बिल्कुल हाँ सर। और हाँ और मैं समापन हाँ के एक बात लिए जो है आभार प्रदर्शन के लिए मैं हमारे साथ संजय सराफ सर जुड़ चुके हैं। तो ये सर आप इन्होंने जिस तरह से मालवीय जी ने जिस तरह से आ, उनके अनुभव ये को हमसे साझा किया, उसके बारे में आधा आपसे आ, भी कुछ आ, जानना चाहेंगे। आधा मिनट और देंगे क्या? आधा मिनट। नहीं नहीं, मिलेगा बिल्कुल टाइम, सर। टाइम मिलेगा, 8-10 मिनट आधा चल मिनट सकता है। इसलिए कि मैं ये बोलता हूँ कि ग्रामायण ग्रामायण ने जो प्लेटफॉर्म दिया है, जी बिल्कुल। वो प्लेटफॉर्म से हमारे एरिया के जो आदिवासी और जो कारीगर है, जी वो यहाँ पहुंचते हैं तो उनका उत्साह बढ़ा है। और जी अब दूसरी बिल्कुल। जगहों पर भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो ये मार्केटिंग का ग्रामीण, मतलब ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र की जो कला है, वहाँ के जी जो प्रोडक्ट है, उसको जी शहरी क्षेत्र में लोगों की जो जरूरत है, उसके लिए जी जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना है, हमको लगता है कि ये काफी सराहनीय है और हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। और हम लोगों के लिए एक अच्छा अवसर भी है कि जी इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से आदिवासी क्षेत्र की वस्तुओं को यहाँ पर ला करके इस प्लेटफॉर्म पर रख सके। तो जी इसलिए जी मैं बहुत बहुत ग्रामीण को धन्यवाद विशेष सर। धन्यवाद देता हूँ। चलिए। जी मालवीय जी, सर।
आपका और हमारा रिश्ता तो विचारों का रिश्ता है, आभार प्रदर्शन तो ये करूंगा, लेकिन एक प्रश्न मेरे पास है, 8-10 मिनट अपन रह सकते हो। और जी बिल्कुल। आदिवासी व्यक्ति जो है वो स्वास्थ्य के बारे में बड़ा स्वस्थ रहता है शहरी व्यक्ति से। जी तो हम आपने अभी जो जोर दिया था वो पारंपरिक ज्ञान के ऊपर दिया था। जी तो हम बिल्कुल। ये जानना चाहेंगे कि आदिवासी लोगों में ऐसा कौन सा पारंपरिक ज्ञान है जिसके कारण उसका स्वास्थ्य जो है, लोक स्वास्थ्य जो है उसका, वो बहुत जी। अच्छा रहता है। इसका क्या कारण है और कौन सी परंपरा है? नहीं, उसमें तो देखिए साहब, हमने जो देखा है वहाँ उसमें उनके उसमें वैदू करके होते हैं, वैदू बोलते हैं। और वो उनको जो जंगल में कौन सी जड़ी, कौन सी वनस्पति किस काम में आती है, वो सब चीजों का पता है। तो उन चीजों का इस्तेमाल, मतलब अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसको ठीक करने के लिए भी करते हैं, और खुद के स्वास्थ्य के लिए भी वो लोग उसका उपयोग करते हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि फॉरेस्ट एरिया और आदिवासी क्षेत्र जो है, वहाँ का जो एक वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो दूषित नहीं है, प्रदूषित नहीं है। इसलिए वो दूसरा उनका फायदा है। और तीसरा ये है कि वो जो खा रहे हैं, वो अभी जो खा रहे हैं वो उनका परंपरागत बीज है, परंपरागत अनाज है, और उसमें किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर इस तरीके की बौछार उसमें नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि उनका स्वास्थ्य बाकी लोगों के स्वास्थ्य की अपेक्षा ठीक है। मैंने तो कभी कभी मैं अचंभे में पड़ा हूं बैगाओं को देख करके, कि जब उनकी उम्र पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया, वो तो अंदाज से बताता है इतना साल हो गया। तो जब मेरे को लगा कि इसकी उम्र 65 साल के आसपास है, और उसके एक भी बाल झड़े नहीं थे और एक भी बाल पके नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इसका स्वास्थ्य इतना अच्छा क्यों है। तो मुझको लगता है कि वो इन्वायरमेंट और उनका खान पान और औषधि के बारे में, वनस्पति के बारे में जो उनका ज्ञान है और उसका उपयोग है, वो एक अच्छा उपाय उनके लिए है, ऐसा मेरे को, मैंने उनके साथ जो हमारा जुड़ाव है उसके ऊपर लगता है। बाकी मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च तो किया नहीं। अच्छा, ग्रामायण के बारे में आपने बहुत अच्छा उल्लेख किया, आपका अनुभूति भी है। हम लोगों को भी काफी संस्थाओं से जब स्टॉल आते हैं तो वो पहले पूछते हैं कि भाई वहां आके हमारा क्या फायदा होगा। तो हम हाँ। लोग बताते हैं उनको कि भाई आप मालवीय जी से पूछो वहां जाके क्या फायदा होगा। क्योंकि हम आपके स्टॉल का जो खपत है, 3 साल के प्रदर्शन में आपका जो सहयोग रहा, और जिस जी ढंग से आपके मटेरियल को शहरी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया। तो जी ग्रामायण का कंसेप्ट तो है कि विपणन में ग्रामायण सहायता करना चाहता है, स्वयं रोजगार के जी साथ, ग्रामीण उद्योग के साथ, ग्रामीण कौशल्य के साथ। वो तो जी ग्रामायण का मूलभूत चिंतन ही है। ग्रामायण उसी के लिए यह हो गया। ग्रामायण कोई प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उसको निर्माण नहीं किया गया। हम सारे लोग गांव के बारे में सोचने वाले लोगों की एक सामाजिक टोली का नाम ग्रामायण है। और जी संस्था के रूप में तो थोड़ा है, लेकिन संस्थाओं का मंच बने ग्रामायण, ऐसी हमारी अपेक्षा है। धीरे धीरे जी उस दिशा में हम आगे जा रहे हैं। और आपके अनुभूति के कारण हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ा है। जैसा ग्रामायण में आने के कारण आपके कार्यकर्ताओं का और आपका जो कौशल्य के द्वारा बनाए हुए चीज है उसका जैसा आत्मविश्वास बढ़ा है, वैसा आपके खपत के कारण ग्रामायण का भी आत्मविश्वास बढ़ा है। आगे चलकर ये रिश्ता जो है वो बहुत गहरा होते जाए, घनिष्ठ होते जाए। जी आज के आपके कार्यक्रम के कारण तांत्रिक चीजें भी जो आपने जिस ढंग से इस सारे कार्यक्रम में रखी है, वो भी उसके कारण काफी बड़ी है। उतना समय तो हमको ग्रामायण के प्रदर्शन के समय भी आपसे बातचीत करने के लिए नहीं मिलता था। इतना जरूर ज्ञान था कि भाई इस व्यक्ति ने बहुत गहरा काम किया है, तभी इसका ऐसा काम सफल हो रहा है। आपके सारे संस्था को, आपके प्रयास को, आपके सहयोगी को, सबको धन्यवाद देते हुए, और आपका और हमारा ग्रामायण का और आपका रिश्ता आगे चलकर दृढ़ होते रहे, इसके लिए। और तीसरा, आपने जो अभी नया प्रक्रिया केंद्र बनाया है कोदू कुटकी के ऊपर, ये
तो ये प्रक्रिया उद्योग को भी अभी आगे चलकर सरकार भी बहुत महत्व दे रहा है। ग्रामायण के कार्यकर्ता भी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया केंद्र को देखने के लिए आने चाहते हैं। जैसा हमने उसको लोड किया, 15-20 लोगों का फोन आया कि भाई हम वो देखना चाहते हैं। ये सारे कार्यक्रम की योजना करेंगे, अपने संबंध अच्छे दृढ़ होंगे, विचारों के साथ हम मिले हुए ही है, लेकिन व्यवहार के साथ भी हम जुड़े रहेंगे। इतना बोलते हुए आपका सारे लोगों को धन्यवाद देते हुए आपका आभार प्रदर्शन में ग्रामायण के सचिव के नाते करता हूँ। दीपिका जी ने बहुत अच्छा ये सारा प्रयोग ये किया। दीपिका जी का भी ये पहला ग्रामायण के मंच पर आकर मुलाकात लेने का ये पहला योगदान है। इसी तरह तरुण अगर हमको, युवा अगर हमसे जुड़ते गए तो उसका भी एक अच्छा परिणाम ग्रामायण में रहेगा। ग्रामायण के साथ वैसे यूथ बहुत है, ग्रामायण के साथ विद्यापीठ लोग भी जुड़ रहे हैं। अभी गांधी विद्यापीठ के साथ वर्धा का जो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है उसके साथ भी हमारी अभी 2-3 दिन पहले बैठक हुई। यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ भी हमारे साथ पहले प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं। वेटरनरी विद्यापीठ का भी हमारे साथ सहयोग है। तो विद्यापीठ, युवा और ग्राम, इसको कॉलेज, नॉलेज एंड विलेज, ये तीनों चीज को जोड़ते हुए आगे कैसे चल सकते हैं। और इसमें अगर दीपिका जैसी युवा अगर जुड़ती है तो उसकी क्षमता बाकी लोगों को जोड़ने की बहुत अधिक होंगी। आप भी रामायण के साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी, ये अपेक्षा करते हुए मैं आज के आभार प्रदर्शन को विराम देता हूँ। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ग्रामीण प्रतिष्ठान एक जरिया बना है ग्रामीण से जुड़ने का युवाओं के लिए, मैं आगे भी चाहूंगी कि आज का जो सेवा गाथा का एपिसोड है, इसी तरह से हम सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस ग्रामीण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में लाते रहे। संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मालवीय सर जिन्होंने अपने जो अनुभव हमसे साझा किए हैं, उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। इसी के साथ में हम ये कार्यक्रम को यहीं पे समापन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। धन्यवाद।